रात का वक्त था। एक जंगल में एक कौवा और कवि बैठ के योजना बना रहे होते हैं। कवि कहती है, कालू जी कुछ तो करो ना, मुझसे तो उस चिड़िया के इतने अच्छे हालात देखे नहीं जाते। अब तो मैंने सुना है कि वो उस मिर्चू में से अपना मकान भी खरीद रही है। हाँ, मैंने भी सुना है कि वो तो बयाना भी दे आई है। उसका मिर्ची का बाग तो बहुत ही फल गया है और उसका कारोबार भी बहुत अच्छा चल रहा है। और उसको तो जाके दुकान लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। वो तो यहीं पर ही सारे अपनी मिर्चें तोते से बेच देती है और तोता जाके आगे मार्केट में बेचता है। तोते से याद आया कि हम तोते के ही दिमाग में डाल देते हैं कि वो इस बाग पर कब्जा कर ले ताकि सारी मिर्चों का मुनाफा वो खुद ही रखे। और ये काम तुम ना करना, ऐसा करो तुम दूसरे जंगल से मेरे जीजा को बुलाओ, वो ही ये काम करेगा। अगर तुमने या मैंने तोते से ये बात की तो सबको हम पर शक हो जाएगा, लेकिन मेरे जीजा जब दूसरे जंगल से आकर ये बात करेंगे तो किसी को क्या पता, हर कोई ये समझेगा कोई होगा इधर उधर का कौवा। आइडिया तो तुम्हारा बहुत अच्छा है। मैं ऐसा करूंगा, कल सुबह होते ही निकल जाऊंगा और जाके तुम्हारे जीजा जी को बुला के लाऊंगा। मुझसे भी बल्लू की इस तरह की खुशी देखी नहीं जाती, हर टाइम इतराता रहता है, अपने आप को कोई चीज ही समझने लगा है अब तो वो इसी तरह से योजना बनाते हुए सो जाते हैं। सुबह हो जाती है। जैसे तैसे उनको रात को नींद तो आ गई थी, लेकिन सुबह होते ही कालू कौवा तो फौरन से ही साथ वाले जंगल में निकल जाता है। इधर रोज की तरह टूनी चिड़िया भी तोते से अपनी मिर्चों का सौदा करने लगती है। तोते भैया, मैं इस मिर्चों के बाग की बहुत हिफाजत करती हूँ। मैं इसको रोज पानी भी देती हूँ और आज पहले से भी ज्यादा ताजा और ज्यादा मिर्ची उतरी है। आप ये सब ले लें। अरे हाँ हाँ चिड़िया बहन, तुम्हारी मिर्ची बहुत अच्छी और ताजा होती है। मैं तो जाकर जब मार्केट में बेचता हूँ तो सभी ग्राहक मुझसे खुश हो जाते हैं। तुम्हारी मेहनत ही इतनी है। इधर तोता जो मिर्ची खरीदता है उसे जाके मार्केट में बेचने लगता है और सभी ग्राहक उसकी बहुत तारीफ करते हैं। तोते भैया, यकीन जानो तुम्हारे जैसी मिर्ची पूरी मार्केट में कहीं नजर नहीं आती। जिस बाग से मैं ये मिर्ची खरीदता हूँ ये सब उन्हीं की मेहनत का नतीजा है, मैं तो सिर्फ बेचता हूँ। इधर कालू गौरी के जीजा और गौरी की बहन के पास पहुंच के सारी बात बता देता। मेरी बहन गौरी तो मुझसे भी ज्यादा शैतान निकली। कालू जी तुम ऐसा करो, फिक्र न करो, भूरा जी तुम्हारे साथ जाएंगे और जाके मसला हल कर दे। एक बहन पारो ने यहाँ इस जंगल में मेरा सुकून बर्बाद किया है, उसकी खुशी तो मुझसे भी नहीं देखी जाती। और उस जंगल में मेरी बहन का सुकून उसकी बहन टूनी ने बर्बाद किया है। जाओ भूरा जी जाके सहायता करो। तो तुम फिक्र ही ना करो, इस चीज में तो मैं एक्सपर्ट हूँ। मैं तो उसके दिमाग में ऐसी बात डाल दूंगा कि वो हर सूरत चिड़िया के बाग पे कब्जा करके ही रहेगा। आखिर ये बाल धूप में थोड़ी ना सफेद किए हैं मैंने, मुझे तो तजर्बा है। फिर वो दोनों जल्दी से वहां से उड़ते हुए वापस दूसरे जंगल में आ जाते हैं। अब तो उन्होंने प्लान कर ही लिया था कि तोते को वरगला के ही रहेंगे। देखो तोते भैया, सारी मेहनत तो तुम्हारी होती है। यहाँ पर आना, मिर्ची लेना, जाके दुकान लगाना, दुकान पे बेचना और खाम खा ज्यादा मुनाफा वो ले लेते हैं। तुम ऐसा करो कि ये बाग तुम ही रख लो। बाग को इन्होंने अपने हाथों से थोड़ी ना बनाया है, ये तो भगवान का दिया बाग है, तुम ही रख लो। आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें बताता हूँ। पता नहीं क्यों मैं तुम्हारे साथ जा रहा हूँ, ये तो काम मुनासिब नहीं है। ऐसा तो नहीं करना चाहिए, किसी और की चीज पे कब्जा मैं क्यों करूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं मन हो रहा है कि तुम्हारी बात मानूं। तोता और कौवा उड़ते हुए उसके बाग में आ जाते। बात तो तुम्हारी ठीक है कौवे भैया, सारी मेहनत मेरी होती है। उसने तो सिर्फ एक बीज ही बोया है, ये कहाँ से उसका बाग हो गया। मेहनत मेरी और फल उसका। यही तो मैं तुम्हें कितनी देर से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम्हारी मेहनत है, फल भी तुम ही खाओ। और क्या बीज बोने से उसका थोड़ी ना हो जाना है बाग, क्या उसने ये खुद पैदा थोड़ी की है। भगवान की मर्जी, जिधर भी बूटे लगा दे। तो तुम ऐसा करो कि ये बाग तुम ही ले लो। अब जब चिड़िया बाग में आए तो तुम कहना, जाओ यहाँ से, ये बाग मेरा है, जाओ सबूत लेके आओ। ना होगा सबूत और ना होगा बाग। कालू जी, जीजा जी तो अपना काम करके चले गए। अब देखो तोता क्या करता है। लेकिन जीजू जी कह रहे थे कि मैंने तो उसके अंदर सही तरह से ये बात ठोक दी है उसके दिमाग में। अब देखो क्या होता है, कल ही पता चलेगा। अगले दिन जब टूनी चिड़िया अपने खुशी खुशी अपने बाग की तरफ आती है कि आज भी वो मिर्चें तोड़ेगी और तोते को दे देगी, जब वो आके देखती है तो तोता पहले से ही बाग में मौजूद होता है।
अरे तोते भैया मुझे माफ कर दें, वैसे मुझे ज्यादा देर तो नहीं हुई, लेकिन लगता है आज आप मुझसे पहले ही मिर्ची खरीदने आ गए। बताइए कितनी मिर्ची दूं आपको? कौन सी मिर्ची, कैसी मिर्ची? तुम ये बताओ, कब तक तुम ये मिर्ची बेचोगी? क्या ये भगवान ने बनाई है या तुमने बनाई है मिर्चियाँ? बीज लगाने से तुम मालिक हो गई, ये बाग आज से मेरा है। अरे तोते भैया आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? अब से पहले तो आपने कभी इस तरह की बातें नहीं की। आप अच्छे से जानते हैं कि ये बाग मेरा है और इस पर सारी मेहनत भी मेरी ही है। वो तोते को लाख समझाती है, लेकिन तोता उसकी बात नहीं मानता और वो निराश होकर वहां से उड़ जाती है। उसके पास और कोई उपाय भी नहीं होता। बल्लू जी देखिए ना, कितनी मेहनत लगी थी हमारी, अब हम क्या करेंगे? अब हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। वो तो ताकतवर है और हम कमजोर हैं, और घर का बयाना भी तो हमने दे रखा है। क्या होगा अब? तुम परेशान ना हो टूनी, ऊपर वाला कोई ना कोई रास्ता निकाल लेगा। अगर उन्होंने हमारे बाग पे कब्जा किया है तो ये हजम तो उनको भी नहीं होगा। हमारे लिए कोई और उपाय निकल आएगा। अगले दिन रोज की तरह मुंह अंधेरे ही बलूचिड़ा अपने लिए और टूनी के लिए भोजन लाने के लिए निकल पड़ता है, और फिर उसे भोजन बहुत देर से मिलता है और वो शाम को ही घर लौटता है। उसके पास भोजन में एक टमाटर होता है। टूनी, आज तो पूरा दिन ही लग गया भोजन ढूंढने में, लेकिन भोजन कहीं से मिला ही नहीं। आखिर में ये एक टमाटर मिला जो मैं तुम्हारे लिए ले आया हूँ। अरे बल्लू जी मैंने तो यहीं से ही थोड़ा सा भोजन मुझे मिल गया था जो मैंने खा लिया था। आपने भी वहां से भोजन खा ही लिया होगा। ये टमाटर मैं अपने घर के सामने वाले बाग में बो देती हूँ, हो सकता है कि टमाटर निकल आए इसमें से। बल्लू के मना करने के बावजूद टूनी उस टमाटर को उठाती है और अपने घोंसले के सामने जो जमीन खाली पड़ी होती है उसमें जाके इस टमाटर को दबा देती है। इसको यही अपने घर के सामने वाली जमीन में ही दबा देती हूँ, क्योंकि जब दूर बीज लगाती हूँ और उसमें से जो बूटे निकलते हैं उस पे तो बाकी पक्षी अपना हक जमाते हैं। ऐसा कहते हुए वो वहीं पर उस टमाटर को दबा देती है। टमाटर को तो मैंने यहीं पर दबा दिया, अब इसको मैं पानी देती हूँ। अब तो मैं इसको रोज ही पानी दिया करूंगी। ऐसा कहते हुए टूनी चिड़िया कहीं से पानी ले आती है और आके टमाटर के ऊपर पानी डालती है। वो इस तरह से रोज ही किया करती थी। टूनी चिड़िया बहुत खुश हो जाती है कि अब उसके टमाटर के अंदर से टमाटर के बूटे निकलेंगे। इसी खुशी में वो घर चली जाती है और जाके बल्लू को पूरी बात बताती है। बल्लू जी आज मैं बहुत खुश हूँ, मैं टमाटर को बो आई हूँ और साथ में पानी भी दे के आई हूँ। आज वो अपनी इसी खुशी में ही रात बिताती है। दूसरे जंगल में गोरी और कालू की बहन और उसका जीजा भूरा बैठ के बातें कर रहे होते हैं। मैं तो अपना काम पूरा करके ही आया था, पता नहीं अब तोते ने उसके बाग पे कब्जा किया भी होगा या नहीं। ऐसा करता हूँ 2 दिन बाद जाऊंगा और कालू से जरा पूछ के आऊंगा। सुबह हो जाती है। रोज की तरह आज भी टूनी का काम यही था। सुबह उठते ही वो अपने टमाटर वाले बाग की तरफ जाती है। उसके बूटे तो निकल ही आए। टूनी जैसे ही वहां पहुंचती है उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। टमाटर में तो इतनी ही ज्यादा टमाटर हो चुके थे कि वो देख के खुश हो जाती है। वो तेजी के साथ उड़ती हुई टमाटरों के पास आ जाती है। अरे ये क्या, ये तो इतने सारे टमाटर निकल आए हैं, और ये देखो 2 टमाटर नीचे पड़े हैं। एक मैं खा लूंगी और दूसरा मैं अपने बल्लू जी के लिए घर लेके जाऊंगी। वो तो बहुत ही ज्यादा खुश जायका थे टमाटर। वो एक टमाटर खा के दूसरे टमाटर को उठा के अपने घर ले जाती है ताकि वो बल्लू जी को टमाटर दे सके और उनके आगे अपनी खुशी का इजहार कर सके। ये देखें बल्लू जी हमारा कितने अच्छे टमाटर निकले हैं, इसको खा के देखें, इसका इतना अच्छा जायका है। तो बहुत खुश जायका टमाटर हैं, मैं बहुत खुश हूँ। फिर क्या था, उसका काम तो पहले से ज्यादा चलने लगा था। अब तो मिर्ची वाले कारोबार से भी ज्यादा टमाटरों वाला कारोबार चलने लगा था। वो टमाटर तोड़ के एक टोकरी में डाली हुई थी कि पीछे कालू और गोरी बैठ के देख रहे थे। वो तो बहुत जल रहे थे कि मिर्ची के काम से भी ज्यादा इसका ये काम चलने लगेगा। कालू कहता है, चलो गोरी घर चलें, जिसने हमेशा मेहनत करके कमाया हो, हम जैसे पक्षी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आओ घर चलते हैं।
वो तो टमाटर की दुकान खुद ही जाके मार्केट में लगाती थी और सारे पक्षी खुशी खुशी उससे टमाटर लेते थे। वो अपना घर भी खरीद लेती है और बल्लू और वो दोनों खुशी खुशी रहते हैं। उनके अंडे में से अब एक प्यारा सा बच्चा भी निकल आता है जिसका नाम वो कुकू रखते हैं। अब कुकू, बल्लू और टूनी खुशी खुशी जिंदगी गुजारते हैं। तो प्यारे दोस्तों, जब भी किसी के लिए अच्छा सोचें तो हमारे साथ भी अच्छा ही होता है और बुरा सोचने वालों के साथ हमेशा बुरा होता है। प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपका धन्यवाद। दूर कहीं एक जंगल था। वो जंगल बहुत सुंदर था। उस जंगल के बीचों बीच नदी के पास एक गौरैया ने घोंसला बना रखा था। उसने उस घोंसले में अंडे भी दे रखे थे। वो बहुत खुश थी कि अब मेरे बच्चे निकलने ही वाले हैं। मेरे बच्चों को अंडों में से निकलने में कुछ ही दिन रह गए हैं। ऐसा करती हूँ, बहुत सा खाना जमा कराती हूँ ताकि कई दिन तक मुझे घोंसले से बाहर ना जाना पड़े। ऐसा कहते हुए वो अपने होने वाले बच्चों के लिए ढेर सारा खाना जमा करने के लिए निकल पड़ती है। मुंह अंधेरे निकली हुई गौरैया रात गए तक खाना जमा करती रहती है और रात को जब उसके पास बहुत सा खाना जमा हो जाता है तो वो वापस अपने घोंसले की तरफ आ जाती है। वो तो बहुत खुश थी कि अब उसको कई दिन तक अपने बच्चों को खाना खिलाने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस मेरे बच्चों, अब तुम लोग जल्दी से अंडों में से बाहर आ जाओ। हमारे पास ढेर सारा खाना भी जमा हो गया है और हम खुशी खुशी यहाँ रहेंगे और खाना भी खाएंगे। लेकिन बेचारी गौरैया क्या जानती थी कि वहाँ बैठी एक चील नन्हे नन्हे बच्चे निकलने का हर वक्त सपना देखती रहती है। अरे अब तो मुझे सपनों में भी गौरैया के बच्चे नजर आते हैं। कब होंगे उसके बच्चे और मैं उनको मजे ले ले के खाऊंगी। अब इंतजार नहीं होता। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर एक दिन गौरैया के प्यारे प्यारे से 4 बच्चे हो जाते हैं। गौरैया ने जितना खाना जमा करके रखा था वो उन्हें कुछ दिन तक तो खिलाती रहती है, लेकिन कुछ दिन तक उसे लगता है कि खाना खत्म होने पे है और अब उसे दोबारा जाके और खाना लेके आना पड़ेगा। मेरे प्यारे बच्चों, जितना खाना मैंने जमा करके रखा था वो अब खत्म हो गया है। ये आखिरी खाना है जो तुम खा रहे हो। अब तुम यहीं अपने घोंसले में ही रहना, कहीं बाहर ना चले जाना। मैं तुम लोगों के लिए खाना लेके अभी आती हूँ। बस इतना कह के वो अपने घोंसले से उड़ जाती है। बच्चों को घोंसले में अकेला छोड़ के वो उनके लिए खाना लाने के लिए निकल पड़ती है। चील जो कई दिनों से नजर जमा के बैठा हुआ था उसको तो मौका मिल जाता है। तुरंत से उड़ता हुआ वो बच्चों के पास आ जाता है। अरे वाह, आखिर वो दिन आ ही गया जब नन्हे नन्हे बच्चे मजे ले ले के खाऊंगा। बस फिर क्या था, वो तो बच्चों में से किसी बच्चे को भी नहीं छोड़ता और सारे ही बच्चों को खा लेता है। यहाँ टूनी गौरैया खाना जमा करने में लगी हुई थी। वो ढेर सारा खाना जमा करती है और फिर वो कहती है, एक ही बार में ज्यादा वक्त लगा के मैंने ढेर सारा खाना जमा कर लिया। अब फिर कई दिन अच्छे गुजर जाएंगे। ऐसा कह के वो घोंसले की तरफ खाना उठा के लौट आती है। जैसे ही वो अपने घोंसले की तरफ आती है उसकी तो आंखें खुल जाती हैं। उसका कोई भी बच्चा वहाँ नहीं था। बच्चों, तुम कहाँ गए? मेरे प्यारे बच्चों, तुम किधर हो? ए ऊपर वाले, ये क्या हो गया मेरे बच्चों के साथ? मैं अपने बच्चों को किधर ढूंढूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। मेरे बच्चों के साथ क्या हुआ? इतने में चील वहाँ आके बैठ जाती है और गौरैया उसे देख के पूछती है, अच्छा, तो वो तुम हो? तुमने मेरे बच्चों को खा लिया, तो तुम मेरे बच्चों को खा गई। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? वो कितने छोटे थे अभी, तुम उन्हें क्यों खा गई? अरे बस कर, मैं यहाँ पर तेरी फजूल बातें सुनने नहीं आया। मैं तुझे ये बताने आया हूँ कि तेरे बच्चे मेरे पास सुरक्षित हैं। अब तू वो करेगी जो मैं तुझे कहूँगा अगर तू अपने बच्चों को जिंदा देखना चाहती है। अगर मंजूर है तो बता, वरना तेरी मर्जी। क्या मेरे बच्चे जिंदा हैं? तो मुझे बताओ, मुझे क्या करना होगा? मैं अपने बच्चों के लिए सब कुछ कर सकती हूँ। तू मेरे लिए खाना लाया करेगी। जब तक मेरा पेट भरा रहेगा तेरे बच्चों को कुछ नहीं कहूँगा, वरना तेरे बच्चों से ही अपना पेट भरूंगा। लेकिन मैं कैसे खाना ला सकती हूँ? मैं एक छोटा पक्षी हूँ और आप बड़ी पक्षी हो। मैं आपके लिए खाना कैसे लाऊं? ये तेरा मसला है, मेरा नहीं। मैंने तुझे बात बता दी है। ऐसा कहते हुए चील वहां से उड़ जाता है।
मैं हिम्मत नहीं हारूंगी, कुछ भी हो मैं उसके लिए खाना लाऊंगी, अपने बच्चों के लिए मैं आखिरी सांस तक लड़ूंगी। ऐसा कहते हुए गौरैया दुखी दिल के साथ वहां पर चील का खाना लाने के लिए उड़ जाती है। वो मार्केट में जाती और वहां से बचा कुचा मांस जो भी उसको मिलता उसको एक टोकरी में डाल लेती और वो टोकरी उठा के वो चील के पास ले आती। इसी तरह से कई दिन बीत जाते हैं। वो बचा कुचा मांस इकट्ठा करती है और आके चील को दे देती है। एक तो बच्चों की जुदाई का दुख और दूसरा इतनी मेहनत करने के बाद जब रात को वो अपने घोंसले में जाती है तो बहुत थक के चूर हो चुकी होती है और वो अपने घोंसले में जाके सो जाती है, लेकिन उसे नींद तो फिर भी नहीं आती। सारी रात उसे बच्चों का ख्याल आता रहता है। इसी तरह से समय बीतता गया। कई दिन हो गए अपने बच्चों को देखे हुए। अब मैं आज चील के लिए जब मांस लेके जाऊंगी तो चील से बात करूंगी कि एक बार मुझे मेरे बच्चे दिखा दे। बस बहुत हुआ, आज तो मैं अपने बच्चों को देख के ही रहूंगी। ऐसा कहते हुए चिड़िया वहां से उड़ जाती है। वो सीधा वहां से जाती है चील के लिए खाना लाने। चील के लिए खाना ले आने के बाद वो चील के पास आकर बैठ जाती है। ठीक है, तूने मुझे दे दिया ना खाना, अब तू जा यहाँ से। बैठी क्या है, देख क्या रही है मेरी तरफ, जा यहाँ से। कई दिन बीत गए हैं, आपके लिए खाना इकट्ठा करके ला रही हूँ। आज मुझे मेरे बच्चों को एक बार दिखा तो दें। क्या बोली तू? तुझे किसने जुर्रत दी? तुझे किसने बोला कि तू इस तरह से कह मुझसे? तेरे बच्चे जिंदा हैं, यही काफी नहीं है? मैंने ऐसी तो कोई बात नहीं की, मैं सिर्फ एक बार अपने बच्चों को देखना चाहती हूँ। आप मुझे एक बार मेरे बच्चों को दिखा दें। नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दे वैसा ही, वरना तेरे बच्चों को खा जाऊंगा। अपने बच्चों को जिंदा नहीं देखना चाहती तू? गौरैया बेचारी निराश होकर वहां से उड़ती हुई वापस अपने घोंसले में आ जाती है। वो नदी के पास जाके बैठ जाती है और रोने लगती है। कितने दिन हो गए मेरे बच्चों को देखे हुए, पता नहीं मैं इस जीवन में अपने बच्चों को देख भी पाऊंगी या नहीं देख पाऊंगी। ए ऊपर वाले, मुझे बता मैं क्या करूं, इस दुख का क्या इलाज है। वहीं एक सारस भी आ जाता है। चिड़िया को मायूस देख के वो उसके पास आ जाता है। अरे चिड़िया, तुम बहुत दुखी हो और रो रही हो, बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ है? मेरा ऐसा दुख है जिसका इलाज किसी के पास भी नहीं। मैं ऐसी मुसीबत में हूँ जिसमें से मुझे कोई नहीं निकाल सकता। दुख बताने से दुख हल्का होता है, तुम मुझे बताओ तो सही। दुखी गौरैया सारी बात सारस को बता देती है। अरे बेवकूफ, वो तुम्हारे बच्चों को कब का खा चुका है। उसने मुझे भी ऐसे ही बेवकूफ बनाया था। कितने दिन मैं भी उसको खाना देता रहा था। वो जालिम मेरे बच्चों को भी खा गया था। तुम्हारी बातों से साफ जाहिर हो रहा है कि वो अभी भी नहीं सुधरा। मेरे पास एक उपाय है उसको सजा दिलाने का। क्या वो जालिम मेरे बच्चों को खा गया और मुझसे काम भी करवा रहा है? क्या उपाय है तुम्हारे पास, मुझे बताओ। मैं उससे बदला लेने के लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ। कितना दर्द हुआ होगा मेरे बच्चों को। ऊपर वाले, मेरे साथ तूने ऐसा क्यों किया? मुझे बताओ कि मुझे क्या करना होगा। मैं एक किंग कोबरा को जानता हूँ। उसके पास जाना खतरे से खाली नहीं है, लेकिन हमारे पास और कोई उपाय नहीं। हमें उससे मदद मांगनी होगी। अपने बच्चों के लिए मैं हर इंतकाम लेने को तैयार हूँ। चलो मेरे साथ, मैं हर खतरे से खेलूंगी। फिर वो दोनों उड़ते हुए किंग कोबरा की बिल के पास आ जाते हैं और हिम्मत जुटा के सारस उसको आवाज देता है। किंग कोबरा उस वक्त आराम कर रहा था। तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो? क्या जानते नहीं कि यहाँ पर आना तुम्हारे लिए कितना खतरनाक है? किंग कोबरा जी, हम जानते हैं कि यहाँ आना हमारे लिए खतरे से खाली नहीं, लेकिन हम मजबूर हैं। आपके सिवा हमें इस मुश्किल से और कोई नहीं निकाल सकता। हमारी मदद कीजिए। फिर पहले सारस और फिर गौरैया सारी बात जो उनके साथ बीती है किंग कोबरा को बताते हैं और इस मुश्किल से निजात के लिए उससे मदद मांगते हैं। हमारे रहते उस चील की इतनी हिम्मत कि वो मासूम पक्षियों को इस तरह परेशान कर रहा है। किसी भी तरह करके तुम उसको मेरे पास ले आओ। आगे हम देखते हैं कि क्या करना है हमें। फिर सारस और गौरैया प्लान करते हैं कि कैसे चील को इधर ले आना है। मैं जाती हूँ और बहुत आसानी से चील को यहाँ ले आऊंगी। मैं उससे कहूंगी कि खाना बड़ा है, मुझसे उठाया नहीं जाता। वो फौरन आ जाएगी। फिर गौरैया चील के पास आ जाती है।
अरे आज तू खाली हाथ आई है, खाना नहीं लेके आई? क्या अपने बच्चों का मरवाना चाहती है? अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है चील जी, वो असल में खाना बहुत बड़ा है, आपका मुझसे उठाया नहीं जाता। आप खुद मेरे साथ वहाँ चलिए, आपके लिए खाना मैंने वहीं पर ही ढूंढ रखा है। ओ अच्छा अच्छा, तो ऐसी बात है, चल ठीक है, चल मेरे साथ। फिर गौरैया चील को लेके तुरंत वहीं आ जाती है। अच्छा, तो ये सारस मेरा खाना है, लेकिन इसको मैंने कहीं देखा है। खाना तो तूने अच्छा ढूंढा है, लेकिन ये देखी देखी सूरत है। ओ अच्छा, तो तुमने इसे देखा है? हाँ, जैसे मेरे बच्चों को खा लिया उसी तरह से इसके बच्चों को भी तो खा लिया था, देखा हुआ कैसे नहीं होगा। ओ, तो तू जान गई सब कुछ। अच्छा हुआ कि तुझे पता चल गया। अब मैं तुम दोनों को यहीं खत्म कर दूंगा, तभी जाके मुझे शांति मिलेगी। अब मैं तुम दोनों को अभी खत्म कर दूंगा और बाद में खा लूंगा। अरे तू क्या हमें खत्म करेगा? तेरी तो अपनी जिंदगी का आज आखिरी दिन है, तू बचेगा तो हमें खत्म करेगा ना। जैसे ही सारस की बात खत्म होती है, किंग कोबरा पीछे से आते हैं और फौरन ही इसको डस लेते हैं। तुरंत ही चील मर जाता है और वो चील किंग कोबरा का नाश्ता बन जाता है। इस तरह से गौरैया और सारस अपने बच्चों का इंतकाम उस चील से ले लेते हैं। तो बच्चों, कैसी लगी आपको कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। बाय बाय।